हेलो गाइस एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द प्लान ऑफ गेट 2021 एंड ईएसई 2021। तो रिसेंटली ईएसई के जो भी डेट्स है वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जनरली जनवरी में एग्ज़ाम होता था, अभी जुलाई में होगा। गेट जो है वो टेंटेटिवली अभी तो फेब में बताया गया है, बट मे बी इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आता है तो इसे भी शायद शिफ्ट करा जा सकता है। बट अच्छी बात है कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड यू कैन एम फॉर गेट 21 एज वेल एज ESE 21 विथ 100% ऑफ योर एफिशिएंसी। ऐसा कोई नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट है तो शायद आपका नहीं हो, सेकंड अटैम्प्ट है तो आपका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, उसके लिए एक प्लान होना ज़रूरी है। अब मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा प्लान शेयर किया है कि आपको पर्टिकुलर डेट तक क्या क्या कर लेना चाहिए, ये आपकी गोल्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए। एंड आई गेस अगर इसको आप फॉलो करते हो देन देर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस कि आपके पास जो भी आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, आप खुद को परफेक्ट कर लोगे, चीज़ों को फुल प्रूफ कर लोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ जो पहली स्लाइड है अपनी, इसमें 15 फेब लेट से मैं एक डेट अज्यूम कर लेता हूँ, तब तक गेट हो सकता है। ये चांसेस है कि एग्ज़ाम अगर आगे हो गया, लेट से मार्च में हो गया, तो दिस स्लाइड विल बी वैलिड टिल दैट डेट। तो यू हैव टाइम अप टू 15 फेब। यूजुअली जनवरी में ESE होता था, लेकिन अभी ESE आगे ढकेल दिया है, अच्छी बात है। तो आपके पास ये वक्त है टू फुल प्रूफ योर गेट एज बैकअप। बहुत से लोग ESE एंड गेट के बीच में चूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो टाइमिंग था वो वैसा था, मतलब ESE जैन में था एंड ये फेब में था। तो अगर आप दोनों साथ में कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जनरली लोग चूज़ करते थे बिटवीन टू एग्ज़ाम। बट जो अभी टाइम फ्रेम बना है, इसके वजह से आप दोनों साथ में कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से आपने 15 फेब तक सिर्फ और सिर्फ गेट पे फोकस करना चाहिए, ये बेस्ट वे है। कैसे करना है, ये मेरी अल्टीमेट मैंने आपसे ये जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर की है मेरे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने शेयर किया है अंडरस्टैंड, रिवाइज, सॉल्व एंड टेस्ट। सभी में एग्जैक्टली क्या क्या करना है सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, ओके। एंड ये जो चीज़ है दोस्तों, अंडरस्टैंड, रिवाइज, सॉल्व एंड टेस्ट, एंड ये अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है। आगे लिखा है मैंने टिल द एंड, मतलब जब तक आप सक्सीड नहीं होते तब तक आपको ये करना है। एंड लेट मी टेल यू, इससे 100% रिजल्ट गारंटीड है, बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल। नाउ अगर मैं टेक्निकल टॉपिक बोलूँ तो दोस्तों, ESE का प्रिपरेशन, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ये ESE एंड गेट इन दोनों के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से अगर आप एस्पिरेंट हो जो ESE एंड गेट का प्रिपरेशन करना है एंड कोई एक एग्ज़ाम को चूज़ करके बैठा है, तो अभी ये टाइम है कि आप दोनों एग्ज़ाम्स को टैकल करो। ESE एंड गेट दोनों का प्रिपरेशन करना है। 15 फेब तक आपने सिर्फ और सिर्फ गेट को ही प्राइमरी सोर्स कंसिडर करना है। देखो ESE, ठीक है, आपका ESE पहला एम है, कोई इशू नहीं है, बट मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप गेट को फुल प्रूफ करो, इसे बैकअप की तरह रखो। अगर ESE अच्छी नहीं जाती है देन आपने जो भी गेट में अचीव किया है उसके हिसाब से आप नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में होगा, लेट इट बी एनी जॉब या फिर किसी अच्छी IIT में एडमिशन, ओके। इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर आप ESE का ही प्रिपरेशन करना चाहते हो देन ऑल्सो आप गेट का प्रिपरेशन करो, गेट को एक बैकअप की तरह रखो। एंड जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोगों ने गेट, अभी तक तो गेट ही फुल प्रूफ करना है, बट आपके पास जो अगला टाइम होगा आफ्टर गेट उसमें आप ESE पे ध्यान दो। ये बहुत अच्छी जो भी चेंज आया है इन दिस डेट्स, इससे बहुत अच्छा चीज़ यही हुआ है कि आपके पास दोनों एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों, गेट टॉपिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ गेट टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है टिल 15 फेब। टिल 15 फेब आपको सिर्फ और सिर्फ गेट टॉपिक पे ध्यान देना है। ESE के जितने भी टॉपिक्स है पूरा पेपर 1 छोड़ दो, कुछ मत करो। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे मेकाट्रॉनिक्स वगैरह, इसको छोड़ दो, कुछ मत करो। ओके अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो ये मेरी डेडलाइन है 30 नवंबर तक आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो अंडरस्टैंडिंग फेज़ है एंड नोट्स मेकिंग, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है गाइस, मैंने सब उस वीडियो में शेयर किया है, मतलब लंबी चौड़ी वीडियो 1 घंटे की, तो वो आप देख सकते हो। नोट्स मेकिंग, उसके बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत सी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी 30 नवंबर तक हो जानी चाहिए। पूरा आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपने पहले स्टार्ट कर दिया है तो आपके लिए डेडलाइन है
15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक आपका सब सब्जेक्ट्स कवर हो जाने बहुत ज़रूरी। ओके, नॉन टेक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन टेक इज़ फॉर ESE, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1, वो पढ़ने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एप्टी एंड मैथ्स तो आपका हो ही जा रहा है, मतलब इसमें भी आपके पास सिर्फ 8 सब्जेक्ट बचे हैं, तो जो अच्छी बात है। आते हैं मेंस पे। अगर आप ESE फोकस्ड हो, ठीक है, या फिर आप गेट फोकस्ड हो, देन ऑल्सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेंस का जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करो। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि गेट की जो एग्ज़ाम है उसमें ये जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस, उन्हीं के सब क्वेश्चंस या फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट में जो भी आता है वो वहाँ ऐड कर देते हैं। तो आप अगर 100% सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हो तो चांसेस है कि गेट में जो 65 क्वेश्चन है उसमें से 2-3 क्वेश्चन जो एक्चुअली ESE के मेंस थ्रू आते हैं या फिर मेंस के जैसे ही होते हैं वो आप मिस कर जाओ, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ESE का प्रिपरेशन कर रहे हो, टिल 15 Feb आपने मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने। मेंस के क्वेश्चन मतलब क्या है यार, आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन पर टॉपिक। मतलब कोई भी एक टॉपिक मैंने अज्यूम कर लिया, लेटस से फिर से एग्जांपल देता हूँ, कोई चलो मैंने गायरोस्कोप अज्यूम कर लिया। गायरोस्कोप का एक टॉपिक है, इसमें एक लेटस से प्लेन का एग्जाम्पल, एक शिप का एग्जाम्पल, एक कार का एग्जाम्पल, एक 2 व्हीलर का एग्जाम्पल, दैट्स इट। सॉल्व कर लिया, देख लिया कैसे होता है, क्या होता है, ये बहुत है। तो कभी भी कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जो कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना ये जो होता है ये बेनिफिट करता है गेट के लिए भी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सीधा इन कन्वेंशनल क्वेश्चन से ही डिराइव होते हैं। एंड ऑब्वियसली ESE के मेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 15 Feb तक आपने मेंस का सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन पर टॉपिक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फ्लेज 15 Feb तक मत करो, मेरा ये मानना है आपने 15 Feb तक आपके गेट को फुल प्रूफ करने पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मार्च में अगर आपका गेट का रिजल्ट आ गया, आपका अच्छा रैंक आ गया, लेट्स से लेस देन 500, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आने वाली ESE को आप एक कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाओगे, क्योंकि आपका एक बैकअप जो है वो हिट हो चुका है। ओके, आपका एक बैकअप बन चुका है गेट। अभी ESE में कुछ भी हो कोई इशू नहीं है। जब ये आप फ्री प्ले करते हो ना, आप सोचोगे कि मैं एकदम बिंदास हूँ क्योंकि मेरे पास एक बैकअप है, मुझे दिख गया है कि मैं कुछ ना कुछ तो आगे कर ही लूँगा, तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो मैक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि गेट को बैकअप रखो एंड 15 Feb तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ओके राइट, ये डेडलाइंस है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो अभी, बहुत से बच्चों ने मुझे बोला था कि सर बिगिनर्स के लिए बताओ, तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो देखो सब्जेक्ट्स को मैं बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। ये जो कैटेगरी है ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको इन सब्जेक्ट की नॉलेज है। एंड ये एक जो सब्जेक्ट है जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी सुना भी नहीं इसके टर्म्स, तो इनके लिए आप कैसे टाइम अलोकेट कर सकते हो। जैसे स्मॉल सब्जेक्ट के लिए आप मेरे ख्याल से 3 दिन अलोकेट करना चाहिए, एंड उसका रिवीजन जब आप करोगे पढ़ने के बाद तो 4 घंटे में उसका रिवीजन आपने एम करना चाहिए। सिमिलरली फॉर मीडियम सब्जेक्ट, फॉर बिग सब्जेक्ट 10 डेज। बिग सब्जेक्ट जैसे सॉम अगर मैं पकड़ लूँ, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसके आपको पता होगा कि आपके ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सिविल के लिए सॉम है, ठीक है, इवन मैकेनिकल का भी सॉम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप 10 दिन दे सकते हो, एंड इसका रिवीजन जो है वो 8 आवर्स में होना ज़रूरी। एंड जीरो अंडरस्टैंडिंग, जो नए सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज से गेट का भी बात करूँ, नए टॉपिक कुछ ऐड हुए हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आप 10 दिन दे सकते हो। इस 10 दिन में वो सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड उसका रिवीजन में भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि नया टॉपिक है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फुल प्रूफ देम एज वेल। अभी आ जाते हैं आफ्टर गेट 2021 क्या करना चाहिए, मतलब 15 Feb से 15 जुलाई तक क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का एम गेट होगा, एंड मेरे ख्याल से अभी गेट हो जाने के बाद आपने फ्री नहीं बैठना है, आपने अपना ESE प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आप कभी भी आपका जो सक्सेस चांसेस है उसे मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस करो। तो गेट हो गया, आपका पहले एम गेट था, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 15 Feb से 15 जुलाई मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें आप प्री का प्रिपरेशन बहुत ईजीली कर सकते हो। ओके, अभी एग्जैक्टली करना क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इट इज़ 1 शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग साइकिल ऑफ 2 मंथ। मतलब आपने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फेज़ जो था लेटेस्ट से उसको 4 मंथ्स दे दिए थे, अभी एक और बारी आ चुकी है कि आपने उस अंडरस्टैंडिंग साइकिल को फिर से एक बार दोहराना है, एंड आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम कम कर देना है, मतलब 2 मंथ्स। तो अगर आप 15
फेब से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 अप्रैल तक आपने आपके जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट थे वो फिर से एक बार पढ़ना चालू किया है। अभी आप जो पढ़ोगे ना गाइस, ये मेंस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने गेट दे दिया है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पे अच्छा खासा ग्रिप आ गया है। अभी हम यहाँ पे जो टाइम यूटिलाइज करेंगे वो मेंस के लिए करेंगे, तो आप मेंस क्वेश्चन पे फोकस करो। अर्लियर आपने जो भी एक एक टॉपिक था उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपके पास मेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अभी आप क्या करोगे, मेंस फोकस्ड इस अंडरस्टैंडिंग साइकिल को चलाओगे, मतलब आप जो है रेफरेंस बुक है ऐसे भी आपको कन्वेंशनल के क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सॉल्व करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व ईएससी पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू कौन से है, ये है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसके बाद आपने एक बार मेंस के जो पीवाईक्यू है ईएससी के वो सॉल्व करने हैं, एंड एक बार सिविल सर्विसेज के जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मैकेनिकल ऑप्शनल के, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के लिए। ओके, तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपने एक अंडरस्टैंडिंग साइकिल चलाना है फॉर 2 मंथ्स। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्राई टू कंप्लीट देम इन 2 मंथ। जैसे आप टाइम अलोकेट कर सकते हो वैसे कीजिए, बट उसको 2 मंथ्स में, मतलब 20 अप्रैल से पहले कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड ये जो आपका मेन फोकस होगा इसमें वो फोकस आपका मेंस होना चाहिए, ठीक है। मेंस के जो क्वेश्चंस है उन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी। ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पे फोकस करोगे, ठीक है। ये कम से कम गाइज 3 बार सॉल्व होने बहुत ज़रूरी, 3 टाइम्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस जो है इनके क्वेश्चन एक बार सॉल्व होना बहुत ज़रूरी। सिविल सर्विसेज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो एक बार सॉल्व होना बहुत ज़रूरी। 1 टाइम है, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, क्योंकि इसका मैं आपको आगे रीज़न बता दूंगा। उसके बाद एक नया जो टॉपिक आ जाता है, आप जितने भी ईएससी स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। स्पेशल अटेंशन टू ईएससी ओनली सब्जेक्ट। बहुत से सब्जेक्ट जो है वो ईएससी में अलग से है एज़ कम्पेयर टू गेट, एंड उन पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। अभी इसमें एक थियरी आ जाती है, कॉमन ग्राउंड थियरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट, लेट अस से मैं एक सब्जेक्ट ले लूँ मैकाट्रॉनिक्स। अभी ये जो सब्जेक्ट है गाइस, ये जो है ना रिसेंटली ऐड हुआ था मैकेनिकल में, तो बच्चों को ये समझ नहीं आता, तो बहुत से लोग एज इट इज़ उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कॉमन ग्राउंड थ्योरी यूज़ करनी है, मतलब इसमें जितना आप समझ सकते हो उसे समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आपके पास अगर आप 100% इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100% नहीं हो रहा है तो भी जितना हो रहा है ना वो आप करो, जो भी ईजी पार्ट है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है या फिर जो भी लॉज है वगैरह, ये सब चीज़ों पे आप फोकस करो। हाँ, इससे होगा क्या, अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैकाट्रॉनिक्स से लेटेस्ट से क्वेश्चन आता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई भी डिपार्टमेंट का लॉजिक नहीं है। एग्जांपल अगर देता हूँ मैं मैकाट्रॉनिक्स का, तो लेटेस्ट से 10 क्वेश्चन आ गए, तो 10 क्वेश्चन में से गई 5 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी लेवल के होंगे, स्टेटमेंट, डेफिनेशन, लॉज, ऐसे वाले। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े उससे हाई होंगे, ठीक है, एंड 2 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत हार्ड होंगे। तो मेरा एम ये है कि जो कॉमन ग्राउंड है ये बताता है कि ये जो इजी वाले 5 क्वेश्चन हैं ये तो आपसे हो ही जाने चाहिए। नहीं तो आपने नया सब्जेक्ट है, इसके चक्कर में अगर पूरा छोड़ा, इसको थोड़ा देखा भी नहीं, तो ये 5 क्वेश्चन जो इजी मार्क्स थे, आपके 5 मार्क्स थे, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नए सब्जेक्ट ऐड हुआ है उनका एटलीस्ट जो भी बेसिक्स है, जो भी इजी पार्ट है, उसे एटलीस्ट आप फुल प्रूफ कर लो। हार्ड पार्ट आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ये मैंने पर्सनली किया था मैकाट्रॉनिक्स में। जब मुझे नहीं समझ आता था तो मैं क्या करता था, जो भी हार्ड पार्ट है उसे छोड़ देता था, लेकिन इजी पार्ट आने की वजह से, इजी पार्ट समझने की वजह से जो भी इजी क्वेश्चंस है वो मैं कर लूँगा, ठीक है। देखो, हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत कम बच्चे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है, लेकिन ईजी में अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट को 100% छोड़ना नहीं, उसका ईजी पार्ट, मीडियम पार्ट ट्राई करो कि आप उसे ग्रास्प कर लो। हार्ड पार्ट छोड़ना है, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो। ओके ना, अब आते हैं जीएस के पोर्शन पे। जीएस का जो पोर्शन है, जो एडिशनल 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ओके, वो कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो मैंने एक जो जीएस का वीडियो बनाया था गाइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएस पेपर 1, उसमें बहुत सी बुक बताई थी। उन बुक्स की लिंक्स भी मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वीडियो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा, आप प्लीज़ उसे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना अगर उससे है तो आप सीख सकते हो। तो आपने करना क्या है गाइस, इस फेज़ में आपने जितने भी जीएस के बुक्स हैं वो पढ़ लो एक बार, ओके। ये देखो, मैं 20 अप्रैल तक बात कर रहा हूँ, मतलब 15 फेब से 20 अप्रैल, मतलब ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का स्पैन है। इसमें आप जीएस जो है वो एक बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत स्लोली एंड अच्छे से समझ के,
ठीक है। इसके बाद हमें स्पीड जो है जीएस की बढ़ानी पड़ेगी। एंड जो एक 3000 क्वेश्चंस का बुक आता है वो भी आप पढ़ सकते हो। वो बहुत मुझे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत कम है। इसमें से अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन शूट हो जाता है, कोई क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, तो वो आपको बेनिफिट कर सकता है। कौन सी बुक है, इसकी ये लिंक है, आप इससे परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, बहुत सी बुक्स होते हैं, इसीलिए मैंने ये लिंक दे दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि 20 अप्रैल तक आपने करना क्या है। 20 अप्रैल के बाद आपके पास आगे जो है ऑलमोस्ट और 2 मंथ्स बचते हैं। इसमें आप फोकस करोगे टेस्टिंग योर सेल्फ, ओके, देन रिविजन एंड मिस्टेक एनालिसिस। ठीक है, ये टेस्ट ये रिवीजन कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो गाइस। टेस्ट के बारे में क्या करना है, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 दिन में टेस्ट का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू टेस्ट योर सेल्फ, वो देखो। एंड वो सब स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो इनफ है किसी भी टेस्ट से एक प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना। ना जो 2 मंथ्स बचते हैं गाइज, ये जो स्पैन है 20 अप्रैल से 20 जुलाई तक या फिर 15 जुलाई तक, यहाँ पे आप इस जीएस को, जो भी जीएस का पोर्शन आपने यहाँ पे स्लो रीड किया था कंसेप्ट समझते हुए, अभी आपको इसे फास्ट रीड करना है। एंड ऑलमोस्ट 20 डेज़ का साइकिल रख के, मतलब 20 दिन में एक बार मुझे जीएस कंप्लीटली रीड कर देना है। ठीक है, मतलब आप एक्सपेक्टेड है कि 2 मंथ जो है बचे हुए, उसमें 3 बार जीएस को रीड कर दोगे। मतलब जो 15 फेब से 15 जुलाई वाला टाइम है, उसमें आप कंप्लीट जीएस के 4 रिवीजन कर दोगे। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो आपके दिमाग में एक तरह से घुस जाएगा। ओके, एंड यही है जो जीएस में वर्क करता है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देनी है आपको। मेरे ख्याल से 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ इनफ है। लोग ना 20-25 दे देते हैं, बहुत सी टेस्ट सीरीज़ खरीद लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दे दो, ये बहुत इनफ है। आपका जो भी नॉलेज, कितना डेप्थ में आप जा रहे हो, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, ये सब चीज़ें गेज करने के लिए। एंड ये जो है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से इनफ है आपका 15 फेब से 15 जुलाई तक। इसमें आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन हो गया एंड आपने मेंस भी अच्छे खासे लेवल पे क्रैक कर दिया है, या फिर अच्छे खासे लेवल पे समझ लिया है। ठीक है, अभी आते हैं आफ्टर प्रीलिम्स आपको क्या करना है। दोस्तों, आफ्टर प्रीलिम्स आपको सिर्फ अभी टेक्निकल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है एंड एक बार उन टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन आपने करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो रिवीजन है मेरे ख्याल से ये नोटबुक से होना चाहिए, शॉर्ट नोट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कभी भी मेंस में हेल्प नहीं करती। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कभी भी मेंस में हेल्प नहीं करती। ओके, सॉल्व कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑफ रेफरेंस बुक, मैंने ये पहले भी बताया था, आपने ये एग्जैक्टली 1 साल पहले किया हुआ है। तो आप फिर से एक बार उन्हें सॉल्व करोगे। रेफरेंस बुक से जितने भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं वो आप सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों, ईएससी के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, मेंस के पीवाईक्यू, उन्हें 3 बार सॉल्व करना बहुत ज़रूरी। सीएससी के जो पीवाईक्यू है उसे 2 बार सॉल्व करना ज़रूरी। कितने साल के, लास्ट 10 to 12 ईयर्स के ले लो। हाँ, बहुत से लोग ना 30-40 साल पुराने भी बेचते हैं, उन्हें मत लो यार, इतना पुराना नहीं चाहिए। तभी सिलेबस कुछ और था, तभी अप्रोच कुछ और था, अभी अप्रोच चेंज हो गया है। तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स या फिर 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मेंस के, वो आप सॉल्व करो। रेडीमेड बुक्स बन जाती है। ओके, एंड अच्छा, इस पे एक वीडियो आएगा हाउ टू टैकल ईएससी मेंस, उसमें इन डेप्थ बताऊंगा कौन से बुक्स है, कैसे कैसे आते हैं, वो सब बताऊंगा। सो डो नॉट वरी, बट इसे थोड़ा सा टाइम दूंगा, मैं इसे प्रॉपरली बनाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पीवाईक्यू का फास्ट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के जो थियरी पार्ट है ना दोस्तों, उसका फास्ट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये है क्या दोस्तों, ऐसा होता है कि ईएससी के जो मेंस के जो पेपर होते हैं या फिर सीएससी के जो मेंस के पेपर होते हैं, उसमें बहुत सी थियरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी आपने 3 बार न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कर दिया है, 2 बार सीएससी के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कर दिया है, तो इसमें थियरी जो होती है ना, वो जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर लेटर से 10 मार्क्स का कोई थियरी का क्वेश्चन आता है, तो इसमें प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में प्रॉपर हमें लिखना पड़ता है। ओके, एंड ये कब पॉसिबल होता है, जब हमें थियरी का इनफ नॉलेज है। तो अब थियरी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप देखोगे इतने रेफरेंस बुक्स हैं, आप सब पढ़ने लगोगे तो आपका मेंस का प्रिपरेशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है कि जो भी ईएससी एंड सीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स आए थे ना, जो थियरी क्वेश्चंस आए थे, इन्हें आप लास्ट 15 डेज़ में पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि 15 दिन पहले अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप जो आपका एग्ज़ाम डे है तब चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाओ। आप अगर पहले दिन से थियरी क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, थियरी क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करना है, कंसेप्ट को समझ लेना है।
उन्हें कैसे फ्रेम करूँ, उन्हें एग्ज़ाम में कैसे लिखूँ, ये लास्ट 15 दिन का काम है, क्योंकि आप यहाँ से आगे रिटेन कर पाओगे उन्हें। इसीलिए प्रीवियस ईयर का फास्ट रिवीजन करोगे आप थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू इन लास्ट 15 डेज। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को है, तो उससे पहले मतलब सितंबर तक आप उन्हें थियोरी जो है ना प्रीवियस ईयर में EAC and CAC की आई हुई, उसे आप अच्छे से रिवाइज करोगे। एंड ऑब्वियसली 2 टाइम्स रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब यहाँ आपने टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उन्हें नोटबुक से पढ़ा, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, इन बिटवीन मतलब जो भी आपको पीरियड मिलता है ऑफ अराउंड 2 मंथ्स, आपने साइड बाय साइड रिवीजन रखना है। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, जो आपका स्टडी शेड्यूल है उसमें कभी भी ऑलमोस्ट 4 आवर्स जो है वो रिवीजन के लिए रखो। उनमें से 2 आवर्स जो है वो कंसेप्ट समझने के लिए होंगे, मतलब नोटबुक से पढ़ोगे आप, एंड जो बचे हुए 2 आवर्स होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब अगर पूरे दिन में आप 12 घंटे पढ़ते हो तो इसमें से आपका 4 घंटे एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए, एंड बाकी जो 8 घंटे हैं उसमें आपको जो भी ज़रूरत है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो ये ना फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 18 जुलाई से जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वहाँ तक आपने 2 बार रिवीजन कर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। मैंने डेडलाइंस के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये जो डेडलाइंस है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगती है, आपको पसंद है, तो मैं ये जो है अपना जो फेसबुक पेज है हमारा इंडो रेल का, ठीक है, उस पर ये अपलोड कर दूँगा। ओके, ऑब्वियसली ये जो भी डेडलाइंस दी है इसे आपको आपके हिसाब से मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी। देखो, ऑल इंडिया रैंक 1 भी अगर कुछ आपको स्ट्रैटेजी बताता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप उसे अपने लाइफ में मॉडिफाई करके यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस बंदे का लेवल अलग है, उस बंदे की थिंकिंग अलग थी, उस बंदे का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग थी। सबकी स्ट्रैटेजी सभी पे अगर अप्लाई होती तो इसका एडवाइस लेके सभी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाते। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू वेरी मच।